हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इकोलॉजी की लास्ट यूनिट के PYQ करने वाले हैं, जो कि है पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंटल इशू। तो देखो, इसका अपना पहला क्वेश्चन जो है वो नीट 2019 में आया हुआ है और आप लोगों को पता होगा इस चैप्टर से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो अपना, कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त की जाती है। तो नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए इन्हें जो है पृथ्वी सतह के नीचे दबा दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखो अपना क्या है, अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना। तो बिल्कुल पहला ही अपना करेक्ट होगा कि नाभिकीय अपशिष्टों का निपटान सबसे अधिक यही यूज किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से अपना नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हरित गृह प्रभाव के लिए हरित गृह गैसें जिम्मेदार है, और वो गैसें कौन कौन सी हैं। तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और लाफिंग गैस सम्मिलित है। तो ऐसा ऑप्शन हम लोगों को देख लेना है इसमें। पहला ऑप्शन देखो अपना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बिल्कुल ये दोनों ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, तो ए अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पॉलीब्लेंड पुनः चक्रित रूपांतरित प्लास्टिक का महीन पाउडर है जो निम्न में से किसके लिए एक सुयोग्य पदार्थ के रूप में पुष्टिकृत हुई है। तो देखो, पॉलीब्लेंड जो है वो पुनः चक्रीकृत रूपांतरित प्लास्टिक का महीन पाउडर होता है, और ये पॉलीब्लेंड आप लोगों को पता होगा कि बिटुमेन के मिश्रण के साथ रोड की कारपेंटिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग। और ये जो है पॉलीब्लेंड है वो बिटुमेन की जल रिपेलेंट गुण को बढ़ा देता है, जिससे कि सड़कों का जीवन काल 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो अपना, नालियों और पाइप बनाना नहीं, प्लास्टिक की थैलियाँ बनाना नहीं, सी है उर्वरक के रूप में नहीं, डी है सड़क निर्माण में। तो बिल्कुल सड़क निर्माण डी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, रोड कारपेंटिंग में ये यूज किया जाता है बिटुमेन के साथ मिक्स कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद निम्न प्रोटोकॉल में किसका उद्देश्य वायुमंडलीय क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को कम करना था। तो देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत का अपक्षय करती है, और जो ओजोन अपक्षय को रोकने के लिए या ओजोन अपक्षय करने वाले पदार्थों के उपयोग को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। तो इस हिसाब से जो अपना आंसर है वो कौन सा होगा, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करेक्ट होगा। ठीक है, और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में 1987 में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था, ओजोन अपक्षय करने वाले जो पदार्थ हैं उनके उपयोग को कम करना। जैसे कि ओजोन अपक्षय करने वाले पदार्थ कौन से, सबसे मुख्य जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हेलोन और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये जो है इन पदार्थों के उत्सर्जन को कम करना। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद समताप मंडल में ओजोन के विकृतीकरण और आणविक ऑक्सीजन की विमुक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो देखो, ओजोन अपक्षय के लिए जो सबसे मुख्य जो पदार्थ है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उस पर यूवी किरणें क्रिया करती है और सक्रिय क्लोरीन को बाहर निकालती है। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है ओजोन से एक क्रम में क्रिया करेगी और ऑक्सीजन में उसे बदल देगी। ठीक है, तो इसका इस हिसाब से जो अपना आंसर है वो कौन सा जाना चाहिए, क्लोरीन, बी ऑप्शन। तो बी अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नीट 2018 का क्वेश्चन है, कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है।
तो देखो ये जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं ये प्राथमिक प्रदूषक की आपस में जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है उससे ये द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं, जो कि प्रकाश रासायनिक धुंध का हिस्सा है। और इन द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत जो है परोक्सी एसिल नाइट्रेट, पेन, ओजोन, एल्डिहाइड, प्रकाश रासायनिक धुंध ये सम्मिलित हैं। और इस क्वेश्चन में जो अपने SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। तो इसका जो अपना आंसर है वो ओजोन होगा, D, जो कि द्वितीयक प्रदूषक है। बाकी जो तीनों है वो प्राथमिक प्रदूषक है, ये हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 7, विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो याद रखना है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। पहला देखो सुपोषण, तो सुपोषण जो है वो ध्यान रखना एक झील या तालाब में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे जो पोषक तत्व है उनकी अधिकता के कारण होता है, यानी पोषक तत्वों की अधिकता के कारण। ए है UVB नहीं। दूसरा देखो वनोन्मूलन, ये भी सुपोषण का कारण नहीं है। तीसरा है पोषण समृद्धि, बिल्कुल पोषण समृद्धि के कारण सुपोषण होता है, तो ए में होगा 3। और ऐसा अपने पास एक ही ऑप्शन है ए के अंदर ए में 3 है, बाकी में किसी में नहीं है, तो अपना आंसर तो यहीं से आ गया, ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखो सैनिटरी लैंड फिश बी दे रखा है, जो कि अपशिष्ट निपटान की एक विधि है, तो बी में होगा 4। सी देख लो हिमंदता, ये जो है अल्ट्रावायलेट बी किरणों के कारण होती है, तो सी में होगा 1। इसी तरह झूम की खेती जो है वो वनोन्मूलन का कारण है, तो डी में होगा 2। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके बहिस्त्राव के कारण प्रदूषित होने वाले जल निकायों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रदूषण के लिए एक अच्छा सूचक नहीं है? पहला देखो पेट्रोलियम उद्योग, तो देखो BOD जो है वो जल में कार्बनिक प्रदूषण की डिग्री को सूचित करता है, और पेट्रोलियम अपघटनीय सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ए अपना जो है वो इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि हमें नहीं है पूछा था, तो ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी शर्करा उद्योग, घरेलू वाहित मल और दूध उद्योग से इसका लेना देना है। ठीक है, अगर जैसे कि अगर इन चीज़ों की घरेलू वाहित मल, शर्करा उद्योग या दूध उद्योग के जो अपशिष्ट है वो नदियों में प्रवाहित किए जाएंगे, तो उससे BOD बढ़ती है, यानी कि BOD जो है इनके द्वारा तो सूचित होगी, लेकिन पेट्रोलियम उद्योग द्वारा नहीं होगी, तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपना नीट सेकंड 2016 का ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कार्बनिक अपशिष्ट से भरी किसी झील में क्या हो सकता है? पहला है देखो अधिक पोषक पदार्थों के कारण मछलियों की जनसंख्या में वृद्धि। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है। क्यों? क्योंकि अगर किसी झील में कार्बनिक अपशिष्ट बढ़ेंगे इसका मतलब BOD बढ़ेगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, और BOD बढ़ने का मतलब है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और अगर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उससे मछलियों की और जो अन्य जंतु है जो झील में रहते हैं, प्राणी हैं, उनकी मृत्यु होगी। तो ए तो इस हिसाब से अपना गलत है। बी देखो ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ का मर जाना, बिल्कुल ये होगा, तो मैं कह सकता हूँ बी अपना सही ऑप्शन है, तो बी इसका अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद क्वेश्चन है देखो जलीय खाद्य श्रृंखला में अधिकतम DDT की सांद्रता किस में होती है? तो देखो DDT जो है वो एक जैव अनिम्नीकरण योग्य जो पदार्थ है, जो कि सर्वोच्च उपभोक्ता, किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च उपभोक्ता में इकट्ठा हो जाता है, और इनमें से जो सर्वोच्च उपभोक्ता है जलीय खाद्य श्रृंखला की बात करूँ तो जैसे कि समुद्र में जो सर्वोच्च उपभोक्ता है वो सी गल, समुद्री गल जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता पर होता है, और उसमें जो है DDT जो है वो मैक्सिमम सांद्रता DDT की पाई जाती है, जिससे कि जो उनमें कैल्शियम उपापचय भी प्रभावित हो जाता है। तो इसका अपना आंसर जो है वो डी करेक्ट होगा,
12वें क्वेश्चन का डी अपना आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जाएंगे? पहला है देखो अमोनिया, दूसरा है मीथेन, तीसरा है नाइट्रेट्स ऑक्साइड और चौथा है ओजोन। तो क्या मैं कह सकता हूँ ओजोन की कमी के कारण जो है वो त्वचा के कैंसर बढ़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है वो आप लोगों को पता होगा कि सूर्य से आने वाली यूवी किरणों के विरुद्ध एक कवच का कार्य करती है। और यूवी किरणें आप लोगों को पता होगा बहुत ही हानिकारक होती है। इसके कारण म्यूटेशन हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है और मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, दृष्टि कम होना, प्रकाश जलनता, इसके अलावा प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य में कमी, ये सारे काम जो है यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरणों से हो सकते हैं। तो ओजोन जो है यूवी पराबैंगनी किरणों को रोकती है और अगर यही कम हो जाएगी तो यूवी किरणें पृथ्वी पर ज़्यादा आएंगी। इसके कारण त्वचा का कैंसर के अवसर भी बढ़ेंगे। तो डी अपना करेक्ट होगा, ओजोन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वन प्रबंध की धारणा भारत में किस वर्ष प्रस्तावित हुई? तो 1980 में प्रस्तावित हुई थी। तो इस हिसाब से अपना ए ऑप्शन 1980 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नदी में जब कार्बनिक अपशिष्ट से भरपूर घरेलू वाहित मल बहाकर गिरता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो देखो घरेलू वाहित मल के कारण जो है वो बीओडी बढ़ेगी और बीओडी बढ़ेगी तो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, जिससे कि मछलियाँ और अन्य प्राणियों की मृत्यु होगी। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है। पहला देखो बायोडिग्रेडेबल पोषण के कारण मछलियों का उत्पादन बढ़ जाएगा, नहीं, मछलियों की संख्या घटेगी क्योंकि उनकी मृत्यु होगी। बी देखो ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियाँ मर जाएगी, तो बिल्कुल बी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है देखो अब वर्ष 2012 में जलवायु परिवर्तन पर दलों का यूएन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो देखो जलवायु परिवर्तन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया था और यह जो है 2012 में कतर के दोहा में हुआ था ये सम्मेलन। ठीक है, तो इसका जो अपना ए आंसर दोहा करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अम्लीय वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा का कारण जो है वो सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, बोले तो SO2 और NO2 का कारण अम्लीयता वर्षा का कारण है। तो SO2 और NO2 कौन से में है? देखो डी, तो डी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो जलीय निकायों का यूट्रिफिकेशन यानी सुपोषण जिसके कारण मछलियां मरने लगती है, इसकी उपलब्धता न होने के कारण होती है? तो देखो यूट्रिफिकेशन या सुपोषण जो है वो नाइट्रेट और फॉस्फेट की अधिकता के कारण क्या होगा कि शैवाल प्रस्फुटन होगा, जिसके कारण जो है जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घट जाएगी और बीओडी बढ़ेगी और जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, मतलब कि मछलियाँ मरने लगेगी। तो इसमें अपना जो है ऑक्सीजन सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अनुक्रमिक पोष स्तर पर विष की सांद्रता बढ़ने को क्या कहते हैं? इसे हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं और इसका हम लोगों ने अभी एक एग्जाम्पल भी देखा था DDT वाला, वो जैव आवर्धन का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि क्रमिक पोष स्तर पर विष की सांद्रता बढ़ती है और ये जैव आवर्धन होता है। जैसे कि वहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि सीगल जो उच्चतम पोष स्तर है उसमें जो है सबसे अधिक TTT स्टोर होती है, तो वो इसी के कारण है जैव आवर्धन। इसे हम लोग एक डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। अभी देखो ये देखो ये है हमारे पास यहाँ पर जैव आवर्धन का एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो आप लोगों को एक निम्न पोष स्तर से जब हम लोग उच्च पोष स्तर पर जाते हैं तो देखो DDT की जो मात्रा है वो क्रमिक रूप से बढ़ती है। जैसे कि देखो नीचे है जल या पादप प्लवक में जो DDT की मात्रा है वो है 0.003 ppm। इससे ऊपर
वाले जो प्राणी पलवक है, जो पादप पलवन को भक्षण करेंगे, उनके अंदर डीडीटी की मात्रा 0.004 ppm। इसी तरीके से जो इन प्राणी पलवक को जो छोटी मछलियाँ खाती है, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है और बड़ी मछलियों को समुद्री पक्षी यानी सी गल खाता है। और आप देख रहे होंगे जैसे जैसे उच्च पोष स्तर है उनमें डीडीटी की मात्रा बढ़ती है। जैसे छोटी मछली में 0.05 ppm, बड़ी मछली में 2 ppm, और इसी तरीके से जो समुद्री पक्षी है सी गल, उसमें 25 ppm जो है डीडीटी की मात्रा हो जाती है। इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि उच्च पोष स्तर पर जो है विष जो है टॉक्सिन है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। और ये किसका एग्जाम्पल है? जैव आवर्धन का। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। डीडीटी भी एक जैव आवर्धन का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अपना, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण में SO2 प्रदूषण का योग्य संकेतक है? तो देखो, जो पहला है शंकुधारी, नहीं। दूसरा शैवाल भी प्रदूषण सूचक नहीं होते। कवक भी नहीं होते। लाइकेन पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, प्रदूषण सूचक होते हैं। और लाइकेन जो है वो SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। SO2 की अधिकता वाले क्षेत्र में लाइकेन ग्रोथ नहीं करता है, वृद्धि नहीं करता है। तो इस हिसाब से अपना डी करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, एक रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के निकास में लगा हुआ स्क्रैबर क्या हटाता है? तो देखो, जो स्क्रैबर है वो धूल को हटाने में उपयोग किया जाता है और ये 2 प्रकार का होता है, एक सूखा और एक गीला। ध्यान रखना, दोनों का उपयोग जो है कणिकीय पदार्थों को अलग करने में सूखा या गीला पैकिंग पदार्थों में से गुजार कर किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मुख्य रूप से जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसके निष्कासन में इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से अपना कौन सा आंसर होगा? देखो, पहला है सल्फर डाई जैसी गैस, बिल्कुल। तो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही होती है SO2, तो ये अपना करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेन की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संकेत देती है? पहला है वृक्ष अत्यधिक स्वस्थ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वृक्ष भारी पीड़ा से ग्रसित है, नहीं। वह स्थान अत्यधिक प्रदूषित है, नहीं। अगर लाइकेन प्रचुरता में, इसका मतलब उस स्थान पर प्रदूषण नहीं है, तो सी भी गलत होगा। डी है वह स्थान प्रदूषित नहीं है, तो बिल्कुल अगर लाइकेन की अधिक प्रचुरता, इसका मतलब वह स्थान प्रदूषित नहीं है, तो डी अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो देखो, उसे हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल कहते हैं। तो अपना इस हिसाब से कौन सा आंसर जाएगा? सी, समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीट 2013 में आया हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? तो COP 3 में हुआ था, तो ए अपना करेक्ट होगा और इसे हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वैश्विक उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का नियंत्रण किया जा सकता है। पहला है, देखो, वनोन्मूलन को कम कर बिल्कुल। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? जो जंगल को हम लोग काट कर साफ करते हैं उसे हम लोग वनोन्मूलन कहते हैं। तो जंगलों को हम लोग जंगलों की कटाई कम करेंगे, पेड़ पौधे कम काटेंगे, तो उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाता है, कम किया जा सकता है। इसके अलावा जीवाश्मी ईंधन का उपयोग कम करके, बिल्कुल ये भी सही है। क्यों? देखो, वनोन्मूलन कम करेंगे तो उससे क्या होगा? जैसे हम लोग वनोन्मूलन ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कि जो भूमिगत ताप है वो बढ़ रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जो ध्रुवों पर रखी जो बर्फ़ की टोपियाँ है वो पिघल रही है और समुद्रों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण जो है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो वो वनोन्मूलन के कारण बढ़ती है। इसके अलावा जीवाश्मी ईंधन का जितना ज़्यादा उपयोग किया जाता है उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है। तो इस हिसाब से अपना एक करेक्ट होगा। क्लियर है? यानी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोगों को वनोन्मूलन कम करना होगा और जीवाश्मी ईंधनों का उपयोग भी कम करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, वायु प्रदूषण निरोध और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये जो है 1981 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, 1981 याद रखना है हम लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक ऐसे क्षेत्र में जिसमें डीडीटी को बड़े व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है, वहाँ के पक्षियों की आबादी बहुत ज़्यादा गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैव आवर्धन के कारण। ठीक है, तो देखो क्या होता है, डीडीटी जो है वो उच्च मात्रा में, आप लोगों को पता होगा कि पक्षियों की जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसे प्रभावित करती है, जिससे कि उन पक्षियों के जो अंडे का जो आवरण है वो पतला हो जाता है और समय से पहले ही टूट जाता है, जिससे कि उनका जो भ्रूण है वो मर जाता है। तो यह कारण है। ठीक है, ये देखो क्या है, पक्षियों ने अंडे देना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पक्षियों के अंदर जो कैल्शियम उपापचय है वो प्रभावित होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या प्रभावित होता है, तो कैल्शियम उपापचय प्रभावित होता है डीडीटी के बड़े स्तर के कारण। दूसरा तो ए तो अपना नहीं होगा। बी देखो, उस क्षेत्र में केंचुओं की समाप्ति हो गई? नहीं, केंचुए से क्या लेना देना, तो बी भी नहीं होगा। सी, नाग सांप सिर्फ पक्षियों का ही भोजन करते हैं? ये भी कोई सही नहीं है, तो सी भी अपना नहीं होगा। इस हिसाब से शुरुआत के 3 गलत है, मतलब आंसर तो अपना डी ही जाना है। डी देखो क्या है, पक्षियों द्वारा दिए गए बहुत से अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकले। क्योंकि अंडे पहले ही फट जाते हैं, जिससे कि भ्रूण मर जाता है। तो डी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो अपना, सन 1987 में मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो देखो, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जैसे ही आ जाए सीधा ओजोन परत पर चले जाओ। क्योंकि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किस लिए किया गया था? ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, और ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ कौन से थे? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई थे जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन इनमें से जो मेन था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही था। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखो अपना, ओजोन की क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन, बिल्कुल, तो ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, नीट 2020 का क्वेश्चन है, अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है? तो देखो, जो हिम अंधता है वो यूवी लाइट के कारण होती है। यूवी या पराबैंगनी विकिरण जो है वो डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा मानव की आंख में जो कॉर्निया है वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और पराबैंगनी विकिरण की एक ज़्यादा मात्रा जो है, उच्च मात्रा, वो कॉर्निया में सूजन लाती है, जिसे हम लोग हिम अंधता या मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, तो किस कारण होता है? यूवी लाइट के कारण। पहला ऑप्शन देखो, यूवी बी विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया में शोथ या सूजन, तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2021 का क्वेश्चन है, डोप्सन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने में डोप्सन यूनिट का काम में लेते हैं हम लोग। तो इसमें कौन सा होगा? ओजोन। डी अपना करेक्ट होगा। ठीक है।